Hello everyone, I am Suman. Welcome on Guru Mantra Study Channel. बेटे हम इस चैनल पर 9th से लेकर 12th तक की पढ़ाई पढ़ते हैं, यानी कि 9th और 10th क्लास हम सोशल स्टडीज करते हैं और 11th और 12th क्लास हिस्ट्री पढ़ते हैं। जो भी स्टूडेंट ऐसा महसूस करता है कि सोशल में हम अच्छा नहीं कर पा रहे, हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हो पा रहे, तो आप मेरे चैनल पर लगातार बने रह सकते हैं। मैं पूरा सिलेबस आपको बहुत अच्छे तरीके से कराने वाली हूँ और जो बच्चे अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, आप वीडियोस को पूरा देखें। जो स्टूडेंट मेरे सब्सक्रिप्शंस पर हैं, यानी कि जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है आप ज्यादा से ज्यादा आप वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। मैं आपको हर जो आपका कॉन्सेप्ट होता है उसको डिटेल में क्लियर कराने वाली हूँ। 10th क्लास के लिए तो बिल्कुल स्पेशल है कि 1 शॉर्ट वीडियो लेकर आने वाली हूँ, जिसमें एक चैप्टर को 1 आवर या फिर 1.5 आवर में कंप्लीट कर दिया जाएगा। अगर आप अपनी तैयारी को बहुत बेहतर करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर बने रह सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको हर कॉन्सेप्ट क्लियर कराने वाली हूँ। क्योंकि इसमें कुछ बच्चे हिंदी मीडियम वाले भी होते हैं और कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले भी होते हैं। चाहे वो बच्चा इंग्लिश मीडियम का है, चाहे हिंदी मीडियम का बच्चा है, उनको सारी बातें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने वाली हैं। हमने पिछली क्लास में, यानी कि जब मैंने पिछली क्लास डाली, उसमें हम 12th क्लास को पढ़ रहे थे। 12th क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो फीमेल कैटेगरी है वो अपनी संपत्ति कहाँ से एक्वायर करती है। इन सभी बातों के बारे में इस तरीके से सीरीज में पढ़ते पढ़ते हम आगे बढ़ेंगे कि जो हिस्टोरियंस होते हैं, यानी कि जो इतिहास लिखने वाले होते हैं, उन्होंने महाभारत का इतिहास किस तरीके से लिखा। और एक बहुत बड़ा क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन, अगर ये बहुपति प्रथा का मतलब क्या होता है, एक महिला के कई सारे पति होना, ये प्रथा क्या पुराने टाइम में बड़े लेवल पर प्रिवलेंट होती थी या नहीं होती थी। यानी कि हम महाभारत को जब देखते हैं तो महाभारत में ये देखा गया है कि द्रौपदी के कितने पति थे, 5 पति थे। क्या उस दौरान सोसाइटी के अंदर 5 पतियों की प्रथा थी या नहीं थी, या फिर एक एक्सेप्शन के रूप में उसको देखा जाता है। अगर महाभारत के अंदर द्रौपदी की शादी 5 उनके पति उनके अगर नहीं होते तो क्या महाभारत बन पाती। यानी कि सेंट्रल पॉइंट आपका क्या देखा जाता है कि द्रौपदी की शादी 5 उनके जो पति हैं उनसे होती है, तो फिर ये कहानी उसके चारों तरफ घूमती है। तो आइए हम आगे अब पढ़ना चाहते हैं, क्या पढ़ेंगे कि किस तरीके से हिस्टोरियन जो आपके टेक्स्ट होते हैं उनको हैंडल करते हैं। कहने का मतलब क्या है, किस तरीके से वो टेक्स्ट लिखते हैं, हिस्टोरियन के सामने किस तरह का कंफ्यूजन आता है कि वो हिस्ट्री को बेहतर तरीके से क्या कर पाए, लिख पाए। तो आइए हम इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं कि हिस्टोरियन को कौन कौन सी समस्याएं सामने आती हैं, हिस्टोरियन बहुपति प्रथा को किस तरीके से देखते हैं। हम हिस्टोरियन जो हिस्ट्री लिखते हैं वो महाभारत की जो हिस्ट्री है उसको कहां से उठाकर लेकर आते हैं। तो आइए आज मैं इस चैप्टर को कंप्लीट करा देने वाली हूँ। ये हमारा 5th या 6th वीडियो आपकी रहने वाली है। 3rd चैप्टर अर्ली सोसाइटीज की रहने वाली है। आइए इस जर्नी को हम क्या कर लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, मिथ फ्रॉम द सुत पिटक, यानी कि हमने बौद्ध टेक्सेस को पढ़ा था जिसमें क्या है, सुत पिटक के बारे में वर्णन किया गया है। और मिथ का मतलब होता है कि ऐसी बातें जो सच हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती। तो क्या कहा, देखो, इट सजेस्ट दैट इंस्टीट्यूशन ऑफ किंगशिप वाज बेस्ड ऑन द ह्यूमन चॉइस। यानी कि अब पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि हम एक महासामंत बनाते थे। महासामंत का मतलब क्या होता है कि हम, जैसे हमारा गांव है, गांव में हम एक हेड को बना लेते थे, तो उस टाइम में क्या कहा जाता था, महासामंत कहा जाता था। क्या कहा जाता था, महासामंत। महासामंत क्या करता था कि वो
अपनी जो पॉपुलेशन होती थी उसको सुविधाएं देने का काम करता था। तो इसी तरीके से ये कह रहे हैं कि सजेस्ट दैट इंस्टीट्यूशन ऑफ किंगशिप, रूल करना, शासन करना, वाज बेस्ड ऑन द ह्यूमन चॉइस। यानी कि अगर महासामंत को हम चुन रहे हैं ना, तो वो हमारी चॉइस होती थी। जैसे आज आप देखते हो कि डेमोक्रेसी को के अंदर हम अपने लीडर्स को क्या करते हैं, खुद चुनते हैं, और हमारी तरफ से वो क्या करते हैं, रूल करते हैं, शासन करते हैं। तो ऐसे ही जो महासामंत होते थे उनको चूज करने वाले इंसान ही होते थे, with taxes as form of payment given to the kings in return of his services। और उनके बदले में, यानी कि ये जो महासामंत होता, अगर वो महासामंत अपने जो इलाका होता तो उसमें कुछ सुविधाएं देने का काम करता, जैसे क्या है, सड़कें बनवा देना, नालियां बनवा देना, या फिर अलग अलग एक्टिविटीज जो गांव में परफॉर्म की जाती है वो कौन करते, महासामंत करते। उसके बदले में क्या दिया जाता, टैक्सेस दिए जाते। आगे देखें, this also indicate that if human beings are responsible for the creation of system, then they can also change it in future। यानी कि ये बिल्कुल इस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी को दिखाता है कि ह्यूमन बीइंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इस तरीके का क्या बनाए, माहौल बनाए। इस तरीके का क्या बनाए, माहौल। क्या कहने का मतलब क्या है, महासामंत को सिलेक्ट करके फिर जनता की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने महासामंत को क्या दे, टैक्स दे। टैक्स के पैसे का इस्तेमाल महासामंत करे और अपने इलाके में वो क्या करे, अपने इलाके के अंदर वो सुविधाएं प्रदान करने का काम करे। तो आइए अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या है। ये सभी बातें जो मैंने आपको शुरुआत में बताई हैं, सारी की सारी बातें आपको आज क्लियर हो जाने वाली हैं। ध्यान से सुने। हिस्टोरियन कंसिडर द सेवरल एलिमेंट व्हेन दे एनालिसिस द टेक्स्ट। यानी कि जब हिस्टोरियन क्या लिखते हैं, हिस्ट्री लिखते हैं, तो वो अलग अलग टेक्सेस को देखते हैं। क्या करते हैं, टेक्सेस को देखते हैं। कंसिडर द सेवरल एलिमेंट व्हेन एनालिसिस द टेक्स्ट। अब देखो, कोई भी हिस्टोरियन अगर हिस्ट्री लिखता है तो हिस्ट्री को लिखने के लिए वो अलग अलग जगह से क्या लेता है, डॉक्यूमेंट्स लेता है। डॉक्यूमेंट्स का मतलब क्या होता है, कोई भी इतिहासकार अगर हिस्ट्री लिखना स्टार्ट करता है तो वो अलग अलग जगह से डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करके फिर उनको एनालिसिस करते हैं, फिर जाकर क्या लिखी जाती है, बुक लिखी जाती है। तो देखो ध्यान से सुनना। फर्स्ट दे सी द लैंग्वेज इन विच टेक्स्ट वाज रिटन। यानी कि कहीं से भी कोई भी अगर किताब उठाते हैं या हिस्टोरियन कुछ भी हिस्ट्री लिखने की कोशिश करते, तो सबसे पहले वो भाषा देखते कि ये जो टेक्स्ट लिखा गया है वो किस भाषा में लिखा गया है। इसको सिंपल शब्दों में समझो, अगर महाभारत की सच्चाई जानने के लिए हिस्टोरियन हिस्ट्री लिखना चाहते हैं, यानी कि इतिहास लिखना चाहते हैं, तो वो करेंगे क्या, वो ऑल ओवर इंडिया के अंदर घूमकर देखेंगे कि जो पाली भाषा है, ये जो महाभारत है, क्या सेम वही पैटर्न फॉलो किया गया है या नहीं किया गया है। देखो कैसे, इधर द पाली, प्राकृत एंड तमिल, ये भाषाएं हैं। कहने का मतलब क्या है, ये जो हिस्टोरियन जब हिस्ट्री लिखते हैं तो अलग अलग भाषाओं के अंदर क्या देखते हैं, वो अपने टेक्सेस को देखते हैं। किसको देखते हैं, टेक्सेस। अब उनको ये भी जरूरी है कि उनको ये सभी भाषाएं पता होनी चाहिए। आगे, द लैंग्वेज यूज बाय द ऑर्डरली पीपल, यानी कि ज्यादातर जो साधारण जनता थी उन्होंने इन लैंग्वेजेस का क्या किया था, इस्तेमाल किया था। इन संस्कृत, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि संस्कृत हमारी सभी भाषाओं की जननी मानी जाती है। कहने का मतलब क्या है, हम ये भी मानते हैं कि जो संस्कृत भाषा से ही इंग्लिश भाषा का उदय हुआ है। अब जैसे हम भ्रातृ बोलते हैं, भ्रातृ का मतलब होता है भाई, लेकिन इंग्लिश में हम बोलते हैं ब्रदर। तो ये हम मानते हैं कि हमारी संस्कृत भाषा से ही बाकी भाषाओं का क्या हुआ है, जन्म हुआ है। आगे देखें, इन संस्कृत लैंग्वेज मीन्स द एक्सक्लूसिवली फॉर द प्रिस्ट एंड द एलिट्स। बहुत अच्छा कंसेप्ट है बेटे कि जो संस्कृत भाषा है ना, वो विशेष रूप से कौन इस्तेमाल करते थे, प्रिस्ट। प्रिस्ट का मतलब क्या होता है, पुजारी। क्या होता है, पुजारी। और एलिट्स का मतलब क्या होता है, जो अमीर तबका होता था वो इस भाषा का इस्तेमाल करता है। आपके लिए क्वेश्चन है कि आप मुझे बताएं कि सिर्फ प्रिस्ट और एलिट्स ही इस भाषा का इस्तेमाल क्यों करते थे। तो आपको पता होना चाहिए कि हमने ब्राह्मण, क्षत्रिय
वैश्य और शूद्र 4 वर्णों को पढ़ा था, जिसमें ब्राह्मण पढ़ने और पढ़ाने का काम करता है और क्षत्रिय जो होता है वो पढ़ता था। किससे पढ़ता था? ब्राह्मण से पढ़ता था। तो ये उन्हीं की तरफ इशारा कर रहे हैं कि जो पृष्ठ है वो संस्कृत भाषा जानते थे। एलिट्स ये क्षत्रिय की तरफ इशारा कर रहे हैं, जिनके पास ज्यादा पैसा होता था वो इस भाषा को जानते थे। देन दे कंसीडर द काइंड्स ऑफ टैक्स, यानी कि इनको क्या कहा जाता है, अलग अलग टाइप के जो टैक्सेस हैं उनको देखा जाता है। Reader, the mantras for the ritual by the specialist or stories that people could read and then retell। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जैसे आप ग्रंथ देखते हो या फिर आप गायत्री मंत्र देखते हो, तो ये भी हमारे ग्रंथों से उठाया गया है। तो ये कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे मंत्र बोले जाते जो स्पेसिफिक रिचुअल्स के लिए होते, रीति रिवाजों के लिए होते, और उसमें स्पेशलिस्ट उनको बोलने वाले होते थे और कुछ स्टोरीज वगैरह सुनाई जाती थी। बिल्कुल सिंपल शब्दों में कि अगर कोई यज्ञ वगैरह किया जा रहा है तो वहां पर मंत्रों का यूज हो रहा है, या फिर क्या है, कुछ ऐसी स्टोरीज बना ली जाती थी, कहानियां बनाई जाती थी, जिनको सुना के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक उनको क्या किया जाता था, ट्रांसफर किया जाता था। आज ये टाइम मोबाइल का टाइम आ गया है। आज पूरी दुनिया सिमट कर रह गई है मोबाइल के अंदर। अगर हम अपने बच्चों को बैठकर कुछ कहानियां या फिर दादा दादी कुछ कहानियां सुनाते हैं तो वो क्या होता है, रीटेल होता है। कहने का मतलब क्या है, बार बार अपना इतिहास बोल बोल के आने वाली पीढ़ियों को सुनाना ही क्या कहलाता है, रीटेल कहलाता है। आगे देखें। Then they try to find about the author whose the perspective and ideas shape the text, also the intended audience। अब देखो, कोई भी हिस्टोरियन इतिहास जब लिखता तो क्या होता, लिखते टाइम ये होता कि उसके मन में हमेशा ये रहता कि मैं किस तरह की ऑडियंस चाहता हूं। कोई भी हिस्टोरियन अगर बुक लिखता है तो सबसे पहले उसका फोकस होता है कि मेरी ऑडियंस किस तरह की होगी। कहने का मतलब क्या है, जब मैं कोई कहानी या फिर इतिहास को लिख रहा हूं तो जो जनता मुझे पढ़ेगी उसका इंटेंट क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। तो इस तरीके से हिस्टोरियन पहले ही ये थॉट प्रोसेस में रहते कि मुझे किस तरह का इतिहास लिखना है। आगे देखेंगे अगला कॉन्सेप्ट, बिकॉज हैंडलिंग द टैक्सीज को ही पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से। ये देखो, बुक के अंदर आपका लास्ट कॉन्सेप्ट रहने वाला है और ये काफी मुश्किल कॉन्सेप्ट माना जाने वाला है। मैं इसको बहुत सिंपल शब्दों में आपको क्लेरिफाई कर रही हूँ कि आपको जब आप अपनी बुक को पढ़ के देखेंगे, उनके पॉइंट्स नोट आउट करेंगे तो आपको लगेगा कि मैम ने सभी बातों को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। अगर आप बहुत बेहतर करना चाहते हैं तो सिर्फ ये जो नोट्स मैंने बनाए हैं इन पर डिपेंडेंट आ रहे हैं। एक बार मेरे पढ़ाने के बाद एक बार आप अपनी बुक को जरूर देखें। बुक को देखने से होगा क्या कि आपको बहुत अच्छे तरीके से आइडियाज लग जाएंगे कि मैम ने जो एक्सप्लेन किया है वो इनका कंक्लूजन है। एक बार फिर आप एक बार बुक को पढ़ के देखेंगे तो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आने वाला है। आगे देखें। Because often the author keep the interest of the audience in the mind while composing their works। ये तो होता ही है, अगर कोई इंसान बुक लिखता है तो हमेशा वो अपनी ऑडियंस को देखता है कि मैं अगर इस बुक को लिख रहा हूं तो क्या मेरी ऑडियंस इसको इंटरेस्ट के साथ पढ़ेगी या नहीं पढ़ेगी, इस तरह की बातें। Then they try to ascertain and possible date of the composition and compilations of the text as well as place where they may have been composed। अब हिस्टोरियन क्या कोशिश करते हैं, हिस्टोरियन कोशिश करते हैं कि हम उसको डेट स्पेसिफिक भी कर दें। कहने का मतलब जो इतिहास होता है, इतिहास को हम क्या करें, हम डेट के अकॉर्डिंग उसको या फिर इवेंट्स के अकॉर्डिंग यानी कि घटनाओं के अकॉर्डिंग उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अच्छे तरीके से लगा दें, ताकि जो पढ़ने वाला है या जो ऑडियंस है जो उसको देखने वाली है, पढ़ने वाली है, अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करने वाली है, तो उनको किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। इसमें देखो क्या कह रहे हैं कि डेट, कंपोजिशन और ये आपका प्लेस यानी कि जो जगह है उसको जोड़ के
इतिहास जब लिखते हैं तो डेट, इवेंट और प्लेसेस को इंक्लूड करके क्या लिखा जाता है, इतिहास लिखा जाता है। आगे देखें, it is only after the making these assessment that the historian draw on the content of the text to arrive at an understanding of their historical significance। यानी कि अपने इतिहास के जो महत्व को समझाने के लिए जो आपके इतिहासकार होते हैं उनकी असेसमेंट को वो बेहतरीन तरीके से करते हैं। आगे, दिस इज पर्टिकुलरली डिफिकल्ट टास्क फॉर द टेक्स्ट एज ए कॉम्प्लेक्स एज महाभारत। अब ये कह रहे हैं कि ये बहुत ही मुश्किल काम होता है किसके लिए, हिस्टोरियन के लिए, कि एक इतिहास को अच्छे तरीके से कंपाइल करना। अब यहाँ आता है जिक्र महाभारत का। महाभारत की अगर बात करें तो बेटे आप देखेंगे कि महाभारत में नॉर्थ इंडिया में अलग लैंग्वेज का यूज किया जाता है। यानी कि आप प्राकृत भाषा को देखें, जैसे आपने अशोक का टाइम सुना होगा तो प्राकृत भाषा का इस्तेमाल ज्यादा किया गया है। और नॉर्थ इंडिया में ये रूप बिगड़ते बिगड़ते आज हिंदी भाषा हमारे सामने देखने को मिलती है। ऐसे ही अगर हम साउथ इंडिया की बात करें तो साउथ इंडिया के अंदर पाली भाषा का इस्तेमाल किया जाता था। तो इस तरीके से ये कह रहे हैं कि हिस्टोरियन के सामने ऐसी कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हुई, पैदा हुई, किसको लिखने में या किसकी जानकारी देने में, महाभारत की जानकारी देने में। अब मैं महाभारत के बारे में आपको बताऊं तो वेद व्यास जिनका नाम है उन्होंने इसको कंपोज किया है। कहने का मतलब क्या है, वेद व्यास ने इनको इकट्ठा इधर उधर से करके और महाभारत को एक साथ लेकर आए हैं। ऐसे ही हिस्टोरियंस ने अपनी तरफ से खूब कोशिश की है कि अलग अलग भाषाओं में जब महाभारत को लिखा गया तो क्या वो सेम प्रोसीजर के साथ लिखी गई है या फिर उसमें डिफरेंस पाया गया है। तो आपने इस चैप्टर के अंदर मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी, शुरुआत में ही हमने देखा था कि जो ये महाभारत है ये 1,00,000 श्लोक को कंपाइल करके और जगह जगह से ये देखा गया कि ये जो श्लोक है वो क्या हो रहे हैं, मैच हो रहे हैं, तब जाकर महाभारत को एक अच्छे फॉर्मेट में लेकर आया गया है। तो देखो आगे पढ़ेंगे, द वर्जन्स वी हैव बीन कंसीडरिंग इन संस्कृत। यानी कि अगर महाभारत की बात करें तो ये महाभारत किस भाषा में लिखी गई है, संस्कृत भाषा में लिखी गई है। आगे, दो 3 वर्जन्स इन ऑर्डर लैंग्वेज एज वेल। यानी कि इस तरीके से जो इनकी 3 ऑर्डर्स में देयर आर वर्जन्स इन ऑर्डर लैंग्वेज। यानी कि कहने का मतलब क्या है, अलग अलग जो भाषा है उसमें इसका वर्जन देखने को मिलता है। Also, संस्कृत यूज इन महाभारत फार सिंपल देन द वेदास। यानी कि ये जो महाभारत में भाषा यूज की गई है, संस्कृत भाषा यूज की गई है, वो आसान है। किससे आसान है, जो किस में यूज की गई है, वेदों में जो जैसी संस्कृत यूज की गई है उससे कुछ न कुछ परसेंट ये क्या रहती है, आसान रहती है। परसस्तीज डिस्कस इन द चैप्टर 2। और देखो ये देखो परसस्तीज का मतलब क्या होता है, किसी की प्रशंसा करना। यानी कि जब पुराने टाइम में जो राजा होते थे तो उनकी प्रशंसा के लिए क्या लिखी जाती थी, परसस्तीज लिखी जाती थी। और वो परसस्तीज में जो भाषा, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया है उसी तरह की भाषा का इस्तेमाल आपका किसमें देखा गया है, महाभारत के अंदर देखा गया है। इसको बहुत सिंपल शब्दों में समझो, जो हमारे वेद पुराणों में जो संस्कृत लिखी है वो ज्यादा मुश्किल है कंपैरिजन टू महाभारत में जो संस्कृत भाषा लिखी है। जैसे हमारा जो समाज है धीरे धीरे परिवर्तित होता रहा, आम जनता भी पढ़ने के लिए तैयार हुई। आम जनता जब पढ़ने के लिए तैयार हुई तो भाषा में परिवर्तन की जरूरत पड़ी, क्योंकि जो भाषा वेदों में लिखी थी, यानी कि जो जितनी मुश्किल भाषा वेदों में लिखी थी उसको साधारण इंसान नहीं पढ़ पाया तो उसका निकालना था अल्टरनेटिव। कहने का मतलब उसका कुछ न कुछ विकल्प निकालना था। तो इंसानों ने धीरे धीरे जो संस्कृत भाषा थी उसका रूप बिगाड़ते बिगाड़ते आज आपके सामने कौन सी भाषा दिखाई देती है, आपके सामने हिंदी भाषा दिखाई देती है, जो अपभ्रंश का रूप है। ये हिंदी का थोड़ा सा डीप हो गया है,
कि अपभ्रंश भाषा हिंदी इस तरीके से होती है, ये हिंदी वाले टीचर्स और भी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो कहने का मतलब क्या है, सोसाइटी के अंदर अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए हमने अपनी भाषा को, संस्कृत भाषा को थोड़ा सा आसान करने की कोशिश की है। आगे, इट वॉज प्रोबेबली वाइडली अंडरस्टूड, यानी कि जिसको आसान बनाया गया फिर उसको ज्यादा जनता क्या कर पाती थी, समझ पाती थी। अब ध्यान से सुनना, ये महाभारत है। महाभारत को आप नैरेटिव के रूप में देखते हैं। कहने का मतलब क्या है, एक इंसान सामने बोलता है, दूसरा इंसान उसका जवाब देता है। आप अगर जब महाभारत को पढ़ते हैं तो वो नैरेटिव फॉर्म में देखने को ज्यादा मिलती है, नैरेटिव फॉर्म। और दूसरी फॉर्म महाभारत में बताई गई है, यानी कि अगर आप महाभारत को देखते हुए एक नाटकीय रूप में दिखाई देती है। नाटकीय रूप में कैसे, कि एक इंसान सामने बोल रहा है, दूसरा इंसान उसका जवाब दे रहा है, ये नाटक की तरह है, नैरेटिव है। लेकिन अगर आप एक टाइम देखते हो कि जब अर्जुन ये कहते हैं कि मैं अपने रिलेटिव्स के ऊपर बाण नहीं चला सकता, मैं युद्ध नहीं लड़ सकता, तो उस दौरान वो जो फॉर्म होती है, जो लिखने का तरीका होता है, वो डिडक्टेड हो जाता है, यानी कि उपदेशात्मक हो जाता है, उपदेश दिया जाता है। यानी कि जब युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण क्या देते हैं, अर्जुन को उपदेश देते हैं, वो क्या कहलाता है, डिडक्टिक कहलाता है। और जब दो व्यक्ति आपस में कन्वर्सेशन करते हैं या फिर पूरी कहानी एक नाटक के रूप में दिखाई जाती है, उसको नैरेटिव्स बोलते हैं। तो ये कह रहे हैं, देखो क्या है, हिस्टोरियन क्लासिफाई द कंटेंट ऑफ द टेक्स्ट इन टू कैटेगरी, दो कैटेगरी में बांटा है उसको, एक नैरेटिव और एक डिडक्टेड। देखो कैसे, सेक्शन दैट कंटेन द स्टोरीज, इसमें स्टोरी होती है, एक इंसान बोलता है, दूसरा इंसान उसको क्या करता है, सुनता है, ऐसे। और डिडक्टेड सेक्शन दैट कंटेन द परसेप्शंस अबाउट द सोशल नॉर्म्स, यानी कि एक उपदेश देना। उपदेश देना, जैसे मैं आपको कहूं कि हमें हमेशा सच का साथ देना चाहिए, झूठे व्यक्ति का बिल्कुल साथ नहीं देना चाहिए। तो इस तरह की जो बातें हैं, मैं एक तरफ से आपको क्या दे रही हूं, उपदेश दे रही हूं। आप माने या ना माने वो आप पर डिपेंड करता है। तो इस तरीके से क्या है, ये बातें दो तरीके से महाभारत देखने को मिलती है, नैरेटिव और डिडक्टेड। दिस डिवीजन वाज नॉट ऑलवेज वाटर टाइट। Many times the deducted contain the story and narrative contain the social message। कई बार ऐसा भी देखने को मिला है कि जो डिडक्टेड एरिया होता है उसमें स्टोरी देखने को मिलती है, और नैरेटिव वाला होता है उसमें कोई ना कोई सोशल मैसेज देखने को मिलता है। तो कई बार ये चीजें मिक्स भी देखने को मिलती हैं। आगे देखो, however generally historian agree that Mahabharata was meant to be a dramatic and the moving story and deducted portion were probably added later। और ये कहा जाता है कि जो महाभारत थी, ये महाभारत को लिखा गया तो उसमें ड्रामेटिक का मतलब क्या होता है, उसमें ड्रामा था, नाटक था, और फिर वो किस पर आई थी, डिडक्टेड पर आई थी। यानी कि उसमें जो उपदेश वाली बातें हैं वो बाद में जोड़ी गई हैं, जिसको हम डिडक्टेड बोलते हैं। आगे, इंटरेस्टिंगली द टेक्स्ट इज डिस्क्राइब एज द इतिहास, और हम अपनी जो महाभारत लिखी है उसको एज ए इतिहास के रूप में भी देखते हैं। यानी कि हम इंडियन बिल्कुल इसको सत्य प्रमाणित मानते हैं कि जो महाभारत वाली घटना है वो सच में हुई है, ऐसे कैरेक्टर सच में रहते थे, और इसको हम अपना इतिहास कहते हैं। क्या कहते हैं, इतिहास। आगे देखिए, Who wrote the texts? अब ये क्वेश्चन आता है कि इन टेक्सेस को कौन लिखने वाले थे, किसने इन टेक्सेस को लिखा था, क्यों लिखा था, किस लिए लिखा था, इन सभी बातों के बारे में। There are several answers to this question। यानी कि ये है कि जो हमारी महाभारत है, महाभारत के बारे में कुछ ऐसे इंसान भी हैं जो ये कहते हैं कि महाभारत जैसी कोई घटना घटी ही नहीं, महाभारत जैसा कोई इतिहास है ही नहीं, महाभारत जैसी कोई बुक, एक काल्पनिक कहानियां लिखी गई हैं, उनको क्या है, एग्जैगरेट किया गया है, उसको बढ़ाया गया है। तो इसी तरीके से सोसाइटी के अंदर दो सेगमेंट होते हैं, यानी कि दो विचार होते हैं। कुछ लोग महाभारत को सच मानते हैं और कुछ लोग महाभारत को सच नहीं मानते। तो आपको भी कमेंट बॉक्स में बताना है
कि क्या आप इसको सच मानते हैं या नहीं मानते हैं। सच मानते हैं तो किस आधार पर मानते हैं, और नहीं मानते तो किस आधार पर मानते हैं, आपको कमेंट बॉक्स में ये मुझे बताना है। चलें अपनी जर्नी को और आगे बढ़ाते हैं। द ओरिजिनल स्टोरी प्रोबेबली कंपोज बाय द चैरियटर्स बार्ड्स। बहुत बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, जिनको बार्ड्स बोलते हैं। बार्ड्स, इसको ना जैसे महाभारत में अगर आप बात करें तो महाभारत के अंदर होता क्या है, होता ये है कि जो सारथी होते थे, जो रथ को चलाने वाले कौन होते थे, सारथी। सारथी रथ को चलाते थे, उनको चैरियट्स बार्ड्स कहते थे, जिनको चारण या भाट भी कहा जाता है, भाट भी कहा जाता है। तो ये माना जाता है कि ये जो महाभारत की इतनी डिटेल में जो स्टोरी लिखी गई है, जो आपके युद्ध मैदान के बारे में इतना डिटेल लिखा गया है, उसका क्या कारण रहा है। उसका कारण जनरली accompanied the Kshatriyas warrior to battle, filled and the composed the poem celebrating their victorious and their achievements। ये कहने का मतलब क्या है कि जब भी युद्ध के अंदर इंसान लड़ने जाता तो उसके साथ में सारथी होते। कौन सारथी, कि जो रथ को चलाने वाला। और वो सारथी क्या करता, वो उन बातों को या तो गा के सुनाता या फिर उनको लिखने की कोशिश करता। तो इनको क्या कहते हैं, बार्ड्स कहते हैं। बार्ड्स जो कि गा गा के इतिहास के बारे में बताते हैं या फिर उनको सुनाने की कोशिश करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, बार्ड्स कहलाते हैं। तो ये एक कंसेप्ट बना हुआ है, एक विचार बना हुआ है कि जो महाभारत है, महाभारत को क्या किया गया है, जो बार्ड्स वगैरह हैं उन्होंने इसको क्या किया है, लिखा है कि राजा कौन सा राजा हारा, किस तरीके से कौन जीता, उसकी बड़ी अचीवमेंट्स क्या थी, इन सभी बातों के बारे में किसने लिखा, बार्ड्स ने लिखा। आगे दीज कंपोजिशन सर्कुलेटेड ऑरली। और ये भी हुआ है कि आप जैसे आज की बात करें तो भगत सिंह के बारे में तो आज किताबें खूब लिखी हुई है। भगत सिंह ने खुद भी क्या है, एक किताब लिखी है, उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में बताना कि मैं कुछ ऐसा करके है कि मैं ऐसा क्यों हूं, वो क्या शब्द है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो इतिहास जो बना है हमारा, यानी कि जो महाभारत से रिलेटेड जो इतिहास रहा है, वो क्या हुआ है, वो ओरली भी सर्कुलेट हुआ है। कहने का मतलब एक पीढ़ी ने दूसरी पीढ़ी को बताते हुए उसको आगे बढ़ाने की कोशिश भी की है। देखो, देन from the 5th century BC, the Brahman took over the story and began to commit it to writing। और ये कह रहे हैं कि जब 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व का जब टाइम आता है तो हिस्टोरियन ने क्या किया, हिस्टोरियन ने हिस्ट्री को कंपाइल करना स्टार्ट किया और राइटिंग करना स्टार्ट कर दिया 500 BC। मैं बहुत बार आपको बता चुकी हूँ, जो जीसस क्राइस्ट का जन्म होता है उसको 0 ईयर माना जाता है, और 0 ईयर से पहले जो 5 BCE का टाइम होता है उसको क्या कहा जाता है, बिफोर क्राइस्ट ईरा कहा जाता है। तो ब्राह्मण ने इसको क्या है, लिखना स्टार्ट किया। देखो आगे, दिस वॉज द टाइम व्हेन द चीफ डोम कुरु मैंने आपको जब चैप्टर स्टार्ट किया था जिसमें आपको 16 महाजनपद के बारे में बताया था कि 16 महाजनपद होते थे, तो उसमें कुरु का एग्जाम्पल और पांचाल का एग्जाम्पल आपने देखा होगा। अराउंड व्हेन द स्टोरी ऑफ एपिक रिवॉल्व द ग्रेजुअली बिकम द किंगडम। यानी कि ये कहानी है, ये कुरु प्रदेश और पांचाल प्रदेश के चारों तरफ घूमती है, और जो कि आगे चलकर बड़े बड़े क्या बनते हैं, किंगडम्स बनते हैं। ये कहानी वहां से देखी गई है। इट इज पॉसिबल दैट द upheavals that often accompany the establishment of these states were new norms and replaced the social values were reflected in the some part of the story। ये कह रहे हैं कि जैसे जैसे समय बीतता चला गया तो नॉर्म्स, जो रीति रिवाज या फिर रूल्स वगैरह होते थे, वो या फिर सामाजिक जो वैल्यूज होती थी उसमें क्या आता चला गया, परिवर्तन आता चला गया। इसको ऐसे समझो, जैसे आप इतिहास पढ़ते हो, इतिहास जब पढ़ते हो तो आप हिस्ट्री पढ़ते हो, आप क्या है, स्टोन एज को पढ़ते हो, स्टोन एज के बाद फिर ऐसे मध्यकाल को पढ़ते हो, इसी तरीके से आधुनिक काल, इस तरीके से आपको प्राचीन इतिहास,
मध्यकाल इतिहास और आधुनिक इतिहास ऐसे आप पढ़ते हो। तो ये कह रहे हैं कि जो उस प्राचीन इतिहास में जो कल्चर था वो अलग था, मध्यकाल इतिहास में कल्चर था वो अलग था, और आप आधुनिक इतिहास में कल्चर देखते हो वो अलग। तो ऐसे ही क्या है, जैसे जैसे समय बीतता है तो रहने सहने खाने पीने का जो कल्चर वगैरह है वो क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। तो इसी तरीके से जो महाभारत का समय था उसमें भी काफी ज्यादा बदलाव देखने को मिलता है। आगे देखें, ऑथर एंड डेट्स। ये है कि इतिहास तो डेट से ही भरा रहता है। डेट्स ही ये बताती हैं कि कब कौन सी घटना कैसे घटी। इतिहास को अगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ना लिखा गया हो तो फिर इतिहास इतिहास नहीं बन पाता। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर इतिहास को अगर डेट स्पेसिफिक करके लिखा जाता है तो उसको ज्यादा ऑथेंटिक माना जाता है। देखो क्या कह रहे हैं, ऑथर एंड डेट्स। और इसको डिफाइन करना बड़ा मुश्किल होता है। कई बार हिस्टोरियन के सामने इतनी बड़ी समस्या आ जाती है कि हम इस घटना को किस में डालें, कौन से टाइम में डालें। कई बार बहुत सारे हिस्टोरियंस इस बात में कंफ्यूज कर जाते हैं। देखो कैसे, 200 BC to 200 CE is another period of composition of text, यानी कि एक नया इतिहास, एक नए तरीके से इतिहास लिखने का टाइम आता है। कब से कब तक का, 200 BC से लेकर 200 CE तक। ड्यूरिंग द पीरियड वर्शिप ऑफ द लॉर्ड विष्णु वाज ग्रोइंग इन द इम्पोर्टेंस। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत ध्यान से इसको सुनना। कि अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करते हैं, यानी कि लॉर्ड विष्णु, अगर नॉर्थ इंडिया की बात करते हैं तो नॉर्थ इंडिया में भगवान शिव को पूजा जाता है ज्यादा। अगर आप मंदिर देखोगे तो शिव के देखोगे। अगर आप साउथ इंडिया की बात करोगे, साउथ इंडिया में क्या पूजे जाते हैं, इंडिया में पूजे जाते हैं भगवान विष्णु की पूजा होती है। तो ये कह रहे हैं कि धीरे धीरे समय बदलता है तो भगवान शिव और भगवान क्या है, विष्णु की पूजा आगे बढ़ती है, यानी कि उनको एज ए भगवान की तरह पूजा ज्यादा जाने लगा। कृष्ण, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फिगर एंड एपिक वाज कमिंग टू बी आइडेंटिफाइड विद विष्णु। ये कह रहे हैं कि विष्णु का अवतार ही किसको माना जाता है, भगवान श्री कृष्ण को माना जाता है। और आप महाभारत में एक बात देखते हैं, क्या बात देखते हैं कि महाभारत में ये कहा जाता है जब जब धर्म की हानि होगी, यानी कि धर्म का ह्रास होगा, मुझे इस धरती पर क्या लेना पड़ेगा, जन्म लेना पड़ेगा। तो भगवान विष्णु का रूप किसको माना जाता है, भगवान श्री कृष्ण को माना जाता है। और ये जो घटना, ये जो महाभारत होती है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल भगवान श्री कृष्ण का रहता है। यानी कि भगवान श्री कृष्ण अगर जीत पाए ना, उसका ये क्या है, जो पांडवास जीत पाए वो भगवान श्री कृष्ण के कारण जीत पाए। कहने का मतलब क्या है कि जो कौरवास थे उनके पास काफी बड़ी सेना थी, उनके पास उनके गुरु थे, उनके पास हर तरह की सुविधाएं थी, लेकिन फिर भी कौन जीत पाए, फिर जीत पाए पांडवास। और पांडवास के जीतने का कारण, सबसे बड़ा कारण कौन थे, भगवान श्री कृष्ण थे। तो जब भी धर्म की हानि होगी तब तब मैं जन्म लूंगा, इस बात को साबित किया, किसने साबित किया, भगवान ने साबित किया। आगे देखो कि जब भी क्या है, सच्चाई के लिए लड़ने की बात आएगी तो मैं उन इंसानों के साथ में मिलूंगा। आज भी यही है, क्योंकि जैसे कलयुग का टाइम चल रहा है, कलयुग के अंदर भगवान पर ज्यादा विश्वास नहीं किया जाता, लेकिन आप कभी जरूर ऐसे महसूस करते होंगे, अगर आप सच्चे हो तो आपके साथ कभी भी गलत नहीं हो सकता। अगर आपके मन में मैल नहीं है ना तो आपके साथ कभी गलत नहीं हो सकता। आप महसूस करेंगे कि कई बार ऐसा होता है कि हमारी सोसाइटी के अंदर हमें नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है, हमें डिग्रेड करने की कोशिश की जाती है। तो आपको ये मिलेगा कि भगवान आपके साथ हैं। कोई साथ हो या ना हो, अगर आपका मन सच्चा है तो हमेशा भगवान आपके लिए कोई ना कोई रास्ता बिल्कुल खोल देते हैं। तो हमेशा आप भगवान पर विश्वास बनाए रखें और उन पर श्रद्धा रखें कि अगर आप सच्चे हैं तो आपके साथ कभी भी गलत नहीं हो सकता। तो आइए इस जर्नी को आगे बढ़ाते हैं।
महाभारत लाइक एनी अदर एपिक कंटेन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द बैटल्स फॉरेस्ट। जब महाभारत को ऐसे लिखा गया ना, तो महाभारत के अंदर बहुत सारी बातों के बारे में एक्सप्लेनेशन मिली है। सिर्फ ये नहीं कि युद्ध हुआ, आपस में लड़े, फिर वो जीते और इस तरीके से सच्चाई की जीत हुई। वहां पर उस दौरान अलग अलग बातों के बारे में भी एक्सप्लेनेशन मिली है। किसकी? महाभारत के अंदर। देखो क्या कह रहे हैं, महाभारत लाइक एनी अदर एपिक कंटेंट डिस्क्रिप्शन ऑफ बैटल, बैटल के बारे में, फॉरेस्ट के बारे में, प्लेसेस के बारे में और सेटलमेंट के बारे में, बसावट के बारे में। कहने का मतलब क्या है, ये युद्ध होता है उसके बारे में तो वाइडली बताया ही गया है, उसके साथ साथ फॉरेस्ट कवर एरिया हमारे पास कितना था, कितना क्या पुराने टाइम में भी शिकार किया जाता था या नहीं किया जाता था, इन सभी बातों के बारे में पता लगता है। Based on all descriptions, 1951-52 archaeologist B.B. Lal excavated a village named the हस्तिनापुर। ये क्या है, जैसे महाभारत के बारे में जानकारी ज्यादा लेने के लिए एक इतिहासकार बीबी लाल हस्तिनापुर में जाते हैं, जो कि मेरठ और यूपी का इलाका है। कहाँ का इलाका? मेरठ, यूपी का इलाका। वो देखो क्या देखते हैं, लोकेशन ऑफ साइट अपर द गंगा दोआब, यानी कि गंगा और यमुना नदी के दोबाब के बीच में इसको पाया जाता है। वेयर कुरु किंगडम सिचुएटेड, यानी कि जहां पर कुरु साम्राज्य बसता था। वहां पर इन्होंने क्या किया कि मैं देखूं कि क्या सच में हस्तिनापुर का जिक्र जो महाभारत के अंदर है वैसा ही ये शहर है या नहीं है। देखो आगे, द लोकेशन सजेस्ट माइट हैव बीन द कैपिटल ऑफ कुरूस, यानी कि कुरूस की कैपिटल कौन सी? हस्तिनापुर मेंशन इन द टेक्स्ट, यानी कि कुरु की कैपिटल कौन सी बताई जाती है? ये हस्तिनापुर। और ये हस्तिनापुर इतना अच्छे तरीके से महाभारत में एक्सप्लेन किया गया है, तो इनके मन में विचार आया कि क्यों ना इस जगह को देख लिया जाए। आगे, लाल फाउंडेड द एविडेंस ऑफ द फाइव ऑक्यूपेशनल लेवल्स, यानी कि यहाँ पर अगर मिट्टी को ऐसे कुरेदा गया या फिर एक्सकवेशन किया गया तो 5 लेवल्स उसको मिले। आगे, अमंग देम सेकंड एंड थर्ड आर द इंटरेस्ट टू अस, यानी कि हमें सेकंड और थर्ड वाला कुछ ज्यादा जानकारी देता है। क्या? देखो, थर्ड फेज में क्या दिखाई देता है कि थर्ड फेज के अंदर उनको दिखाई देता है कि उन्होंने नोटिस किया। किसने नोटिस किया? बीबी लाल ने नोटिस किया। Dr. Lal noticed the following: housing of this period were built of the muds as well as the burnt bricks। इन्होंने कहा कि यहाँ पर जो बने हुए थे स्ट्रक्चर्स, उसमें मैंने देखा कि पुराने जो स्ट्रक्चर्स थे वो किस किस चीज के बने हुए थे। वहां पर मैंने देखा कि जो ईंटें थी वो या तो कच्ची ईंटें या फिर क्या है, पक्की ईंटें मिली। बहुत सिंपल शब्दों में इसको समझो। क्या समझेंगे कि बीबी लाल जो हस्तिनापुर के बारे में महाभारत के अंदर उसने पढ़ रखा था, तो इन्होंने सोचा क्यों ना इस जगह को ढूंढ लिया जाए और क्या ये महाभारत के अंदर जिस तरीके से इसको एक्सप्लेन किया गया है क्या ये वैसे ही है। तो इन्होंने एक्सकवेशन के दौरान देखा कि यहाँ पर कुछ रिमेन्स मिले जो कि कच्ची ईंटों के और पकी हुई ईंटों के मिले थे। आगे, शोकेस जार्स का मतलब क्या होता है? ऐसे जार बना दी, जमीन में ऐसे बर्तन वगैरह लगा दिए जाते जिसमें क्या है, जो वेस्टेज होता वो इकट्ठा होता। तो ये भी देखा गया। ब्रिक ड्रेन्स वर यूज्ड टू ड्रेनिंग आउट ऑफ द रिफ्यूज वाटर, यानी कि पानी को बाहर निकालने के लिए इस तरीके की नालियां बनाई गई जो कि पक्की ईंटों से बनी थी। तो इन्होंने देखा कि इस तरह का जो स्ट्रक्चर देखा गया वो काफी इंटरेस्टिंग था। आगे, टेराकोटा रिंग्स वेल्स फाउंड मे हैव आल्सो बीन यूज्ड बोथ एज द वेल एंड ड्रेनेज पिट्स, यानी कि टेराकोटा का मतलब क्या होता है? पकी हुई ईंटों के कुएं मिले इनको, और कुएं मिले उसमें एक तो ऐसे पानी की तरह ऐसे कुएं देखे गए जो कि पानी के इस्तेमाल के लिए यूज किए जाते थे, और दूसरा उसको ड्रेनेज पिट्स के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। कहने का मतलब 2 तरह के इनको कुएं मिले, और 2 तरह के कुओं में अलग अलग क्या है, ये वेरिएशन देखने को मिला कि एक कुआं पीने के पानी का और एक कुआं इंसान ने बनाया जो वेस्टेज होते थे उसको इकट्ठा करने के लिए। तो बीबी लाल ये कहते हैं कि जिस तरीके से हस्तिनापुर का एक्सप्लेनेशन दिया गया है वैसा तो मुझे नहीं मिला, लेकिन कुछ स्ट्रक्चर्स यूनिक मिले, और उन यूनिक का जिक्र ये कह रहे हैं
कि पक्की हुई ईंटें या फिर क्या है जो कच्ची ईंटें हैं उनका इस्तेमाल, वहां पर कुएं मिले, इस तरह का जो स्ट्रक्चर है वहां उनको देखने को मिला। आगे सेकेंड फेज, अब ये दूसरा टाइम है, ये टाइम बताते हैं कब से कब तक के लिए, 12th से लेकर और क्या है 7 BC तक के जो टाइम तक की बातें वो कर रहे हैं कि उसने उस टाइम की चीजों की को नोटिस किया और उसमें उनके पास क्या था। आगे विद इन द लिमिटेड एरियाज एक्सक्वेटेड नो आइडेंटिफाइड प्लान्स ऑफ द हाउस वर ऑब्टेन। ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो घर मिले ना वो मुझे ऐसे नहीं मिले कि बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन घर होंगे या फिर क्या है ये बड़े लेवल के घर होंगे जिस तरीके से हम महाभारत के अंदर सुनते हैं कि बड़े बड़े महलों का वहां पर निर्माण हुआ था, तो इस तरह की चीजें वहां पर देखने को नहीं मिली। बट वॉल्स ऑफ मड एंड मड ब्रिक्स वर ड्यूली एनकाउंटर्ड। कहने का मतलब क्या है, जो दीवार मिली ना, जो वॉल्स मिली वो दोनों तरह की मिली, दोनों तरह की वो मड की भी बनी हुई है और फिर क्या है मड और ये जो पकी हुई ईंटें हैं उनकी दीवारें मिली। डिस्कवरी ऑफ मड प्लास्टर विद द prominent reed mark suggests that the some of the houses had reed walls and plastered over mud। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कि मैंने ऐसे घर देखे कि वहां पर इनको ऐसे इस तरीके से घरों को बनाया जाता, उसमें रीड्स लगा होता। रीड्स का मतलब क्या होता है, जिसको सरकंडा कहा जाता है। सरकंडा पुराने टाइम में एक ऐसे बिल्कुल जो छड़ी जैसा होता था और उसमें उससे कलम बनाई जाती थी। तो कहने का मतलब इन्होंने कहा कि मुझे इस तरह के घर मिले जो कि रीड्स के बने होते थे, जिसको सरकंडा कहते थे। डिस्कवरी ऑफ मड प्लास्टर, और फिर उस पर मड का प्लास्टर किया जाता। प्लास्टर का मतलब क्या है, जो मिट्टी है मिट्टी को गीला करके उसकी पुताई की जाती। ऐसे घर भी मैंने देखने को मिले हस्तिनापुर के अंदर। किसको देखने को मिले, बीबी लाल को मिले। आगे as the description of the city in the text epic does not match the findings of the place that historians are considering thinking as capital। ये कह रहे हैं कि ये जो हस्तिनापुर है उसको एज ए कैपिटल के रूप में इंडिकेट किया जा रहा था, उतने बड़े लेवल पर मुझे यहाँ पर वो चीजें देखने को नहीं मिली। किसको नहीं मिली, बीबी लाल को। आगे सो दिस ब्रिंग्स अप द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट was the description of city in the text added after main narrative has been composed when the urban center flourished in the regions। कहने का मतलब क्या है, क्या हम ये मान सकते हैं कि जो हिस्टोरियन ने ये जो किसके बारे में लिखा है, हस्तिनापुर के बारे में लिखा है, उसको बाद में कुछ बातें उसने क्या की हैं, एड ऑन की हैं। यानी कि बीबी लाल का कहना है कि इतने बड़े लेवल पर हस्तिनापुर का ये महाभारत है उसके अंदर इतने बड़े लेवल पर एक्सप्लेनेशन दिया है, मैं उतने बड़े लेवल पर यहाँ पर कुछ फाइंडिंग्स नहीं कर पाया हूँ। तो उनका कहना है कि हो सकता है इतिहास को बहुत खूबसूरत बनाने के लिए एक जो शहर होता है उसको एग्जाग्रेट करके बताया है, यानी कि बड़ा चढ़ा के उसको क्या है एक्सप्लेन किया गया है। आगे देखें, पोलीएंड्री। अब ये एक्सप्लेनेशन है पोलीएंड्री। पोलीएंड्री का मतलब क्या होता है कि एक महिला जिसके कई सारे पति होते हैं, पोलीएंड्री कहलाते हैं। कि कहने का मतलब क्या है कि जो महाभारत की कहानी है वो पोलीएंड्री के चारों तरफ घूमती है। क्या ये सही है, यानी कि महाभारत के अंदर पोलीएंड्री को देखा जाता है, तो क्या महाभारत के अंदर सच में ऐसा हुआ है कि जो पोलीएंड्री की जो प्रैक्टिस है वो सिर्फ महाभारत के कैरेक्टर में देखने को मिलती है, या फिर सोसाइटी के अंदर इस तरह की जो सिचुएशन है वो देखने को मिलती है। तो आइए जानते हैं पोलीएंड्री के बारे में, बहुपति प्रथा के बारे में जानते हैं। आगे present day the historian suggests that the description of the polyandrous union indicate that it must have been prevalent among the ruling elites at the same point of time। ये हिस्टोरियन कहते हैं कि हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी कहते हैं कि हो सकता है कि जो पोलियंड्री जो प्रैक्टिस होती है वो बड़े लेवल पर इलिट्स परिवार में क्या की जाती हो, फॉलो की जाती हो। At some time many different explanation for the episode offered suggest that the polyandry gradually fell into the disfavor among the Brahmins who revoked and developed the text through the centuries। ये कह रहे हैं कि
हो सकता है कि टाइम जब बीता तो जो ब्राह्मण कम्युनिटी थी उसने ये जो पॉलीएंड्री वाला जो सिस्टम है उसको डिग्रेड किया हो और उसको एक्सप्लेन किया हो कि ये गलत है, ये सही नहीं होता। तो हो सकता है कि उसके बाद ये प्रैक्टिस क्या हो गई हो, बंद हो गई हो, इसको क्या है फॉलो ना किया जाता हो। कहने का मतलब क्या है, जब ये पुराना टाइम था तो हो सकता है कई पत्नियां रखने का या फिर क्या है एक औरत के कई पति होने का जो सिस्टम है वो चलता रहा हो। लेकिन समय बीता और जो ब्राह्मण कम्युनिटी है धीरे धीरे उसने क्या किया, उसमें बदलाव किया। तो ऐसा हो सकता है, हिस्टोरियन का कहना है। Some suggest that though the polyandry was unusual and the undesirable from Brahminical point of view, but it was prevalent in the Himalayan region। और ये कह रहे हैं कि आज भी ऐसा देखा गया है कि जो ट्राइबल कम्युनिटी होती है उसमें एक महिला के कई सारे पति देखने को मिलते हैं। हिमालयन रीजन में ये प्रैक्टिस आज भी देखने को मिलती है। It is still prevalent among the some tribes and the regions there. Some suggest that it was because of the situation of the crisis due to the war. War was shortage of women। यानी कि ऐसा भी देखा गया है, ये बिल्कुल एक एक्सेप्शन के रूप में हिस्टोरियन ने अपना सजेशन दिया है कि वॉर के टाइम ऐसा हो सकता है कि महिलाओं की संख्या क्या हो गई हो, कम हो गई हो और इस तरीके से जो मेल कैटेगरी की संख्या है वो ज्यादा रह गई हो, जिसके कारण एक फीमेल कई सारे पतियों के साथ क्या करती हो, शादियां करती हो, ऐसा कहा है। लेकिन जनरली तो ये देखा जाता है कि वॉर के अंदर मेल कैटेगरी क्या है पार्टिसिपेट करती है, जिसमें संख्या मेल की कम होनी चाहिए। लेकिन हिस्टोरियन ने ये सजेशन दिया है कि हो सकता है युद्ध के अंदर महिलाओं ने भी पार्टिसिपेट किया हो, जिसमें महिलाओं की संख्या ज्यादा कम हो गई हो, तो जिसके कारण एक महिला के कई सारे पति, यानी कि जो मेल कैटेगरी वो ज्यादा रह गई, फीमेल कैटेगरी कम रह गई, और जिसके कारण सोसाइटी में पुराने टाइम में इस तरह की जो प्रैक्टिस है उसको क्या किया जाता हो, फॉलो किया जाता है। आगे, some early sources suggest that the polyandry was not only an evil, most prevalent form of marriage। यानी कि इसको ज्यादा देखा नहीं गया है। जैसे अगर हम अपने जो इतिहास बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया है उसमें बड़े लेवल पर इस चीज को नहीं देखा गया है। Then why did the author associated the practice with the central character of the महाभारत? और महाभारत में सेंट्रल कैरेक्टर के रूप में देखा जाता है। यानी कि अगर ये महाभारत अगर देखें तो द्रौपदी की शादी जो है 5 पांडव के साथ नहीं होती, द्रौपदी फिर क्या है कुछ कमेंट्स नहीं करती या फिर इस तरह की बातें नहीं होती तो महाभारत होती ही नहीं। तो एक मेन थीम के रूप में देखा गया है पॉलीएंड्री प्रैक्टिस को। और वी कांट आंसर सेटिस्फैक्ट्री, कहने का मतलब क्या है, हमारे पास बहुत ही संतुष्ट करने वाला आंसर नहीं है, ना ही हिस्टोरियन के पास है कि ये जो प्रैक्टिस है वो सोसाइटी के अंदर प्रिवलेंट थी या नहीं थी। कहने का मतलब क्या है कि इसको बड़े लेवल पर प्रैक्टिस किया जाता था या नहीं। आगे, ओनली द एक्सप्लेनेशन कुड बी दैट द लिटरेचर often has its own narrative and requirement and does not always reflect the literally the social realities। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि ये जो महाभारत है ये एक बड़े लेवल पर सच्चाई को प्रमाणित नहीं करते हैं। कहने का मतलब हम अपने इतिहास को एज ए महाभारत के रूप में पढ़ तो लेते हैं लेकिन वहां पर कितनी सच्चाई है इस बात के बारे में पता नहीं है। आगे देखें, डायनामिक टेक्स्ट, यानी कि ये बहुत बेहतरीन टेक्स्ट है, सोशल नॉर्म्स के बारे में ये हमें बहुत ज्यादा बताता है। आगे देखें, ग्रोथ ऑफ महाभारत डिड नॉट स्टॉप विद संस्कृत वर्जन। यानी कि सिर्फ संस्कृत में महाभारत को नहीं पढ़ा जाता, महाभारत इतना महत्वपूर्ण बेहतरीन क्या है टेक्स्ट है जिसको अलग अलग भाषाओं में अलग अलग जगह पर पढ़ा जाता है। देखो क्या, ग्रोथ ऑफ महाभारत डिड नॉट स्टॉप विद द संस्कृत वर्जन, यानी कि अकेला संस्कृत भाषा में नहीं पढ़ा जाता। Over the centuries, many versions of text were written many regional languages। यानी कि महाभारत को ये लोकल जो लैंग्वेज होती है उसमें भी इसको बड़े लेवल पर पढ़ा जाता है। This was result of the ongoing process of the dialogues between the people, dialogues and communities and those who wrote the text। यानी कि ये जो डायलॉग्स हैं जो आम जनता भी आपस में बातें करती है तो ये महाभारत के अंदर कॉमन जो डायलॉग्स हैं वो भी देखने को मिलते हैं। यानी कि कॉमन से कॉमन बातें, और बड़े बड़े जो राजाएं हैं, राजा होते थे
उन सभी बातों के बारे में कहां पर एक्सप्लेन किया गया है, महाभारत के अंदर एक्सप्लेन किया गया है। Several story that originate in the specific regions found in their way into the epic, यानी कि बहुत सारी कहानियां, इसमें अलग अलग कहानियां देखने को मिलती हैं, अलग अलग स्टोरीज देखने को मिलती हैं, कई अध्याय इसमें बने हुए हैं किसके अंदर, महाभारत के अंदर। तो अलग अलग कहानियों के रूप में किसको पढ़ा जाता है, महाभारत को पढ़ा जाता है। At the same time, the central story of epic was the retold in the different way. Retold का मतलब क्या होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर जब इनको बताया जाता है तो अलग अलग तरीके से इनको क्या किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है। Many episodes were depicted in the sculptures and the paintings. यानी कि बहुत सारी ऐसी पेंटिंग्स हैं, स्कल्पचर्स हैं, जिनमें क्या है, किसको एक्सप्लेन किया गया है, महाभारत को एक्सप्लेन किया गया है। अगर आपको ऐसे कोई पिक्चर दिखाएं, जैसे कि आप आगे कोई इंसान रथ पर बैठा है और उसने मुकुट पहन रखा है, एक सारथी है, तो आप इससे ये समझ जाते हो कि भगवान श्री कृष्ण है और अर्जुन है जो उनको क्या कर रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि जो हिस्टोरियन है उन्होंने अलग अलग जो पिक्चर्स हैं उनको डिपिक्ट करने की कोशिश की है, उनके थ्रू एक मैसेज देने की कोशिश की है। आगे, they also provide the theme for the wide range of the performing arts like the plays, dance and other kind of narrations. यानी कि सोसाइटी के अंदर जो ये महाभारत है उसको एक्सप्लेन करने के लिए अलग अलग चीजों का क्या किया गया है, इस्तेमाल किया गया है। They also provide theme, अब जैसे नाटक बनाना या फिर इस तरह की चीजों का इस्तेमाल करना, इस तरीके से महाभारत के बारे में बताया गया है। ये आपकी कहानी थी महाभारत, यानी कि आपका जो चैप्टर है, हमने अर्ली सोसाइटीज के बारे में पढ़ा। अर्ली सोसाइटीज का मतलब भी क्या होता है कि पुराने टाइम में जो समाज था, प्रेवलेंट करता था, वो किस तरीके का समाज होता था, उन सभी बातों के बारे में हमने क्या किया है, पढ़ने की कोशिश की है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। और इसमें एक टाइमलाइन दे रखी है, यानी कि आपका जो लास्ट चैप्टर का एक लास्ट पेज, चैप्टर का लास्ट जो पेज होता है उस पर टाइमलाइन को एक्सप्लेन किया गया है। आप एक बार टाइमलाइन को देखना, उसमें मनुस्मृति के बारे में भी बताया गया है, अलग अलग जो टाइमलाइन है, क्योंकि मैंने ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे तरीके से पूरा एक्सप्लेन किया है, तो आप इसको टाइमलाइन एक बार जरूर देखना, इससे ये आइडिया होगा कि ये घटनाएं, क्योंकि मैंने टाइम टू टाइम आपको सारी बातें बताई हैं कि कब से कब तक ये चीजें क्या है, एग्जिस्ट करती थी। अब आपको करना क्या है, लास्ट में टाइमलाइन को देखना है। एक बार थोरोली आप इस चैप्टर को पढ़ लेंगे तो आपको सभी बातें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाने वाली हैं। बेटे, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप ये चाहते हो कि मैं लगातार आपके लिए क्लासेस लेकर आऊं, तो आप जो स्टूडेंट 9th से लेकर 12th क्लास तक पढ़ते हैं उनके साथ इस वीडियोस को शेयर किया करो, ताकि जो बच्चे जिनको अच्छा टीचर नहीं मिल पाता, कई बार ऐसा होता है कि नहीं हो पाता कि पांचों टीचर्स बहुत अच्छे नहीं हो पाते, तो आप उन बच्चों को इसको वीडियोस को सेंड करने की कोशिश करें जो सच में जिनको आवश्यकता है कि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। उम्मीद करती हूँ आप इस काम को जरूर करेंगे। तब तक के लिए बेटे आप नेक्स्ट क्लास का इंतजार करें। मैं बहुत जल्द, यानी कि आपके 10th क्लास के लिए भी वीडियोस लेकर आने वाली हूँ, ऐसे ही 9th, ऐसे ही 12th क्लास के लिए आपके वीडियो लेकर आने वाली हूँ। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।